जो येलिंग करना, जी जी जो गुस्से से बात करना या डिसरिस्पेक्ट से बात करना, जी अगर इस तरीके के कुछ व्यवहार बच्चा देखता है घर पे, जी तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की वही कंप्लेंट्स आपको सुनने को मिल रही हैं कि आपके बच्चे ने ऐसा किया, आपके बच्चे ने वैसा किया। ओह फिर हम अपने व्यवहार पर फोकस करने की बजाय हम बच्चे को डांटने लगते हैं या मारने लगते हैं या इस तरीके से क्रोधित होने लगते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। बट आप उस छोटे से बच्चे के जहन को समझिए कि वो उसके सामने दो चीज़ें हैं। एक तो जो वो सुन रहा है कि ये व्यवहार गलत है, जी बट वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये व्यवहार तो हो रहा है। जो बच्चा है वो देखकर सीखता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जस्ट बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, वट एवर यू, आप उनको जो भी सिखाना चाहते हैं आप उनको करके दिखाओ बस। प्यारे दर्शकों नमस्कार। सिब्बल फाउंडेशन और तेरा ही तेरा कल्याण सोसाइटी की ओर से टॉक नाउ में आज हमारे साथ हैं इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक परमिंदर पंधेर जी। मैं परमिंदर पंधेर जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू। परमिंदर पंधेर जी ने पहचान लाइफ कोचिंग सेंटर और साइकोथेरेपी सेंटर, साइकोथेरेपी हीलिंग सेंटर चला रही हैं और आपने पूना से बुद्धिस्ट साइकोथेरेपी पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्गों की मानसिक दशा पर बहुत गंभीर मंथन किया है और बहुत से तरीकों से उनका इतना सुंदर समाधान प्रस्तुत किया है कि बहुत से परिवार टूटने से बच गए, बहुत से बच्चे बिगड़ने से बच गए, बहुत से युवा अपने करियर को फोकस कर पाए। तो आज उनकी इस प्रेरणा से बहुत से युवा लाभान्वित हुए, बहुत से बच्चे और बहुत से पालक लाभान्वित हुए। तो आप एक मनोवैज्ञानिक हैं और आपने बहुत ही अभिनव तरीके से जा कर के सेंटर्स में, अलग अलग स्कूल और कॉलेज में बच्चों को प्रेरित किया, टीचरों को प्रेरित किया, अभिभावकों को प्रेरित किया। तो आज हम उनसे यही सब जानना चाहेंगे और उनके ज्ञान से हमारे दर्शकों को, हमारे पालकों को, हमारे अभिभावकों को लाभ कैसे मिले और कैसे वो अपने परिवार में संतुलन स्थापित कर सकें, इस बाबत चर्चा करेंगे। तो परमिंदर जी, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और एक आम धारणा है कि मनोरोग और मनोविज्ञान दोनों एक है कि अलग अलग हैं, क्योंकि मनोरोगी जो होता है उसको क्लिनिकल डिसऑर्डर है, क्लिनिकल प्रॉब्लम है, तो वो जाता है मनोरोग के डॉक्टरों के पास। लेकिन एक मनोविज्ञान भी अलग तरह का समानांतर उपचार का तरीका है। तो आप मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह से आप इसको लेती हैं और किस तरह से आपको लोग मिलते हैं परेशान जो होते हैं और कैसा आप उसका समाधान निकालती हैं? जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि जब कोई मेरे पास पहली बार आता है तो मुझसे कहता है कि मैम आप दवाई तो नहीं देंगे। जी जी तो साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में जो फ़र्क है वो कई बार लोगों को उसमें मिसगाइड हो जाते हैं। जी जी सो जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो एक MBBS करने के बाद में उसमें साइकाइट्री में उनका स्पेशलाइजेशन होता जी है और वो मेडिसिन में डील करते हैं, जी जी जो कि क्लिनिकल जितने डिसऑर्डर्स हैं जी। जिन पे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, लाइक जी। स्किज़ोफ्रेनिया या OCD या बाइपोलर, इस तरीके के जो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके लिए मेडिसिन आवश्यक हो जाती हैं, वो उनका उपचार करते हैं। जी। और एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है जी वो उस डिसऑर्डर को मैनेज कैसे करना है इस पे वर्क करता है। तो जो जितने क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उस पे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों के बैलेंस के साथ में वो उसका समाधान किया जाता है। अच्छा, उन दोनों के आपसी सामंजस्य के साथ। सामंजस्य के जी साथ। तो जी उस मनोविज्ञान के साथ जैसे आप जुड़ी हैं, जी तो बहुत से विक्षिप्त तरह के व्यक्ति भी मिलते होंगे आपको, जो बहुत ज़्यादा विक्षिप्त हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं। तो उनको आप पहले वहाँ भेजती हैं या खुद ही पहले उसका समाधान निकालती हैं काउंसलिंग करके? किस तरह से उपचार करती हैं? जी, जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन आप कह रहे हैं, ये इसके लेवल असेस किए जाते हैं अच्छा। कि इनका लेवल कितना है। उसके असेसमेंट्स होते हैं कुछ, उनके असेसमेंट करने के बाद में वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं और इनको अभी इमीडिएट उनको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, तब हम साइकाइट्रिस्ट को रेफ़र करते हैं कि आप उनसे मिलें। 1 हफ्ते के बाद फिर उनका साइकोथेरेपी स्टार्ट की जाती है, ताकि जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, जी, जी। यानी कि उनकी
समझने की क्षमता जो है जी, वो जी। थोड़ी सी अलाइन हो जाए, अच्छा। और उनको जो हम बात कहने वाले हैं, उनको जी। जो मैनेज करने के तरीके हम सिखाने वाले हैं, जी, जी। उसके योग्य वो हो जाएं। इसके लिए समटाइम्स हमको साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। परमिंदर जी, एक तो ये रोगी की बात हो गई जो मानसिक जी, रूप से परेशान है जी, और रोगग्रस्त है। जी, लेकिन आम आदमी के जीवन में भी तनाव है, भय है, जी, हताशा है और परिवार में संघर्ष है। जी, कहीं-कहीं पे बहुत कलह भी है, कहीं हिंसा भी है। तो जी, इन परिवारों के लिए मनोरोग की जगह मनोविज्ञान की ज़रूरत है, एक मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत है और आप इस काम को बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो आप किस तरह से इस तरह के परेशान हाल परिवारों में समाधान निकालती हैं, कैसा उसका हल ढूँढती हैं? जी। एक तो सबसे पहले जब हम इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो हम साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करने में झिझकते हैं जी, जी। कि अगर मुझे किसी तरीके की समस्या है और जी, मैं मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जी। तो इसका मतलब है कि लोग मुझको पागल समझेंगे, जी, है ना? ये तो आम धारणा बनी हुई आम है। धारणा है, और क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है जी, कि जी। हम शारीरिक जो अन्य हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जी। अगर बुखार हो जाता है या डायबिटीज़ हो जाती जी, है या जी। ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो भी हम उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, जी। और बहुत अच्छे से, और बहुत बार तो हम लोगों को बहुत अच्छे से बताते हैं, देखो जी। मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स हुए, जी। मैंने चेक कराया, मुझे डायबिटीज़ निकली और अब मेरा ट्रीटमेंट चालू है, नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन। जी, जी। करेक्ट। वैसे ही जब हमको मानसिक तौर पे, या हम जिसे कहते हैं कि भावनात्मक रूप से जब जी। हम अपने आप को अनप्लेजेंट फील करते हैं, अनहेल्दी फील करते हैं, तो इसके बारे में ना हम बात करने में डरते हैं, बिल्कुल। जबकि वो भी हमारे शरीर के भीतर होने वाली ही घटनाएं हैं, जी, जी, जी। पर उसको लेके हमें एक्सेप्टेंस कम आता है। जी, जी। सबसे पहले तो हमें हर चीज़ को एड्रेस करना आना चाहिए और जी। एक्सेप्ट करना आना जी। चाहिए कि इट इज़ ओके। अगर मुझको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं गुस्से को एक्सेप्ट करूँ, हाँ भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, बट हम स्ट्रगल करने लगते हैं क्योंकि हमारे ऊपर लेबल लगने लगता है, लोग कहेंगे ये बहुत अग्रेसिव इंसान जी, जी। है ना, अरे उसे तो बहुत क्रोध आता है, तो जी। गुस्से वाला इंसान है। सो समटाइम्स दीज टाइप ऑफ लेबल्स, ये हमको क्योंकि हमको अच्छे नहीं लगते ये लेबल, जी, राइट? जी, हमें जी। गुस्सा होने वाला या गुस्सैल व्यक्ति सुनना कहाँ अच्छा जी, लगेगा। जी, जी। तो इनको लेके ये जो लेबल्स होते हैं, चूंकि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हम रेजिस्टेंस दिखाते हैं इसके प्रति काम करने को, जी, जी। हम काम करने को तैयार नहीं होते हैं। हुँ। सो मनस्थिति को लेकर एक्सेप्टेंस बहुत कम है। कम है लोगों में। हाँ जी, लोगों में अच्छा, कम है। ऐसा भी हुआ है कि आपके पास कोई आया हो और आपसे मिला हो और सारी बातें बताया हो? क्योंकि इस तरह का चलन नहीं है यहाँ पे हुँ। कि किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास लोग जाएँ और पूछें। आप जा के अपनी तरफ से सेवाएँ देती हैं सभी सेंटरों में। तो क्या आपके पास चल के लोग आते हैं और कैसा मिल रहा है यहाँ पे लोगों का रुझान कि समाधान आपसे ले सकती हैं, आती हैं? हाँ, ये थोड़ा-सा बदलाव अभी तो देख रही हूँ कि एटलीस्ट जो हमारे यंगस्टर्स हैं, युवा लोग हैं, इनमें थोड़ा-सा सोशल मीडिया के कारण या सेलिब्रिटीज़ के सामने आ जाने के कारण, जी, क्योंकि कुछ जी। सेलिब्रिटीज़ ने अपनी मनस्थिति को लेकर काफ़ी ओपनली ओपन किया बात है। जी, किया बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो उनको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिला है, व्हिच इज़ वेरी गुड, और उनको लेके लोग अब आते हैं। और एक अच्छी बात ये हुई है कि वो कई बार तो कोई अपने फ्रेंड को लेकर भी आ जाते हैं कि मेरे दोस्त में ये चीज़ की मुझको लग रहा है, तो मैं इसको लेकर आई हूँ मैं या आया मानसिक रूप से हूँ। अस्वस्थ हूँ ऐसा लगता है तो आ जाते हाँ, हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं, मुझे कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो मुझको ऐसा लग रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है उससे, ये वो आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी तो बात है। हमें युवाओं की इस चीज़ को बिल्कुल उसको मानना चाहिए कि हाँ, वो थोड़े से अवेयर हुए हैं। ये अवेयरनेस अच्छी है, पर कुछ ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते। लेकिन परमिंदर जी, आज भय, चिंता, आशंका, हुँ, निराशा ये हर व्यक्ति के जीवन में है। करियर को लेके, आर्थिक स्रोत को लेके, परिवार चलाने को लेके। इस भय, चिंता, निराशा से जूझता हुए आदमी हाँ। को आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे उससे उबर सकेगा? आप अपने
विचारों से या अपने तरीके से अगर बताना चाहें तो बड़ा लाभ होगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो आप भय कह रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें ना हर एक कदम पर हम कुछ भी करने जाते हैं तो एक भय सबसे पहले आता है। जी, जी। द फियर ऑफ फेलियर कह लें आप, जी, बच्चों में अगर जी। है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं सक्सीड होऊंगा या फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। सो उसके साथ एक एसोसिएशंस बनता चला जी, जाता है जी, फियर जी। के साथ में, राइट। और जब आपके भीतर ऐसे फियर डेवलप होने लगता है, ट्रिगर होने लगता है, फिर आपके भीतर एंजाइटी आने लगती है। जी, जी। क्योंकि एंजाइटी क्या होती है कि इट्स अ नेगेटिव प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर। जी, जी। ठीक है, आप अपने फ्यूचर के प्रति नकारात्मक भाव आशंकित होने लगते हैं, आशंकित राइट, कि होते हैं, जी। नकारात्मक भाव आने लगते हैं कि मेरे फ्यूचर में न जाने क्या होगा। जी। तो इस तरीके से जब ये चीज़ें, फिर आप जैसे आप कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बच्चे कहने लगते हैं मैं बहुत स्ट्रेस फील करता हूँ, जी, जी। उसके बाद मैं डिप्रेस हो जा रहा हूँ, सैड हो जा रहा हूँ। जी। तो उनसे सिर्फ इतना है कि आपको एक बार ठहरना सीखना होगा, ये। रादर देन रेस का भागीदार होने के। हमें सिर्फ बच्चों को थमना सिखाना है थोड़ा। जी, जी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है ना कि हम बच्चों को रेस का हिस्सा बनाने पे ज़्यादा जोर देते तुल हैं। गए हैं, ज़्यादा जोर देने लगे हैं। पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि सब, अगर वो बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, दूसरा बच्चा, मेरा बच्चे को, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि उसके बराबरी पे नहीं जा रहा है। जी, जी। तो रादर देन मैं अपने बच्चे के स्किल्स को फोकस करने के, हम कंपैरिजन में आ जाते हैं। जी। और अननोइंगली और नोइंगली हम बच्चों को एक ऐसी रेस का हिस्सा बनाने लग जाते हैं जी। जिसपे हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे की कैपेसिटी क्या है, क्या है? वो उस रेस का हिस्सा बन भी सकता है कि नहीं। तो हम बच्चे के अपने जो उसकी अपनी यूनिकनेस है उस पर ध्यान ना देकर उसको रेस में कंपैरिजन, लगा देते रेस में हैं लगा और देते तुलना हैं। में लगा देते, कंपटीशन में लगा देते। एग्जैक्टली अब तो ये वही बात हो गई कि अगर मैं 10 किलो का वजन उठा सकती हूँ जी। और बट सामने वाला 30 उठा रहा है और मुझको प्रेशर डाला जा रहा है, जब वो 30 उठा सकते हैं तो आप क्यों नहीं उठा पा रहे हो। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि हम जब कोई भी हमारी नज़र में कुछ ज़्यादा कर रहा होता है तो हमें उसके जितना करना होता है। जी। हम अपनी क्षमता भूल जाते हैं कि जी, मेरी जी। क्षमता कितनी है। हाँ, आज मैं 10 उठा पा रही हूँ, इसकी अभ्यास करते करते मैं 15 तक भी पहुंच जाऊंगी, 15 का अभ्यास करते करते मैं 30 तक भी पहुंच जाऊंगी। बट उसका क्या रहता है ना कि एक ग्रेजुअली प्रोसेस है, वो Gradually ग्रेजुअल process है। होने वाला प्रोसेस है वो, जिसको अभ्यास के साथ में किया जाता है। जी, जी। आप सडन जंप नहीं मार सकते कि आज बिल्कुल। 10 उठा रहे हैं तो हम 30 उठा लें। बिल्कुल। हमारे बच्चों के साथ में या हमारे स्वयं के साथ, आप किसी भी एज ग्रुप में अगर देख लें तो हम अननोइंगली इसका हिस्सा बने हुए हैं कि हम अपनी स्वयं की क्षमता को असेस नहीं कर पा रहे हैं और कंपैरिजन में इतना उलझ गए हैं कि उस उलझन के साथ में हम फियरफुल हो गए हैं, हम बिल्कुल। एंग्शियस हो गए हैं, बिल्कुल। हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जी, जी। पर अगर आप उनको कहेंगे कि थमकर एक बार सोचिए कि आपको पहुंचना कहाँ है, तब शायद समझ में आए कि वाकई पहुंचना कहाँ पे है एक्चुअली। मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जी उसमें एक बाल मनोविज्ञान भी है। जी और बाल मनोविज्ञान में ये भी है कि माँ और बच्चे का जो संबंध होता है जी। घर से शुरू होता है, घर से। और बच्चा जब स्कूल जाने लगता है और स्कूल जाते हुए बच्चे के साथ माँ का सुबह से जो संघर्ष चालू होता है वो भी एक तनावपूर्ण अवस्था हो जाती है, बच्चे के साथ भी माँ के साथ भी। इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे वो सामंजस्य स्थापित करें और वातावरण बहुत अच्छा हो जाए? जी, ये आपने जैसा कहा वो बहुत अच्छी बात थी कि माँ और बच्चे का संबंध घर से शुरू हो जाता है। जी। और मैं कहूँगी घर नहीं, गर्भ से शुरू हो जाता गर्भ से है शुरू होता है। जी, जी। है ना। तो अगर माँ जैसा फील कर रही है, माँ जैसा विचार कर रही है, उन सब का बच्चे पर असर आना तो तब से शुरू हो जाता जी, है। जी। सो बच्चे का विकास उस पर भी बहुत निर्भर करता है। अच्छा। एक बच्चा जब गर्भ से लेकर आया है
गर्भ से घर तक का जो उसका सफर है, जी। उसके बीच भी वो बहुत कुछ सीख कर आया जी जी है ना। और अनफॉर्चुनेटली हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। जी सो गर्भ से घर तक पहुंचने की जो उसकी छोटी सी यात्रा है, जो कि जी। हमें छोटी सी लगती है, 9 महीने की यात्रा है, बट उस यात्रा में वो बहुत ही कहना चाहिए कि असली शिक्षा भाव की, विचारों की और व्यवहार की वो लेकर आया हुआ होता है। अच्छा क्योंकि उस टाइम जो बच्चा एक बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, जी तो द रिसीविंग कैपेसिटी और रिसीविंग पावर जो है उस बच्चे की, जी। वो बहुत तीव्र होती है अच्छा उस टाइम। तो उस टाइम वो जो भी, क्योंकि उसके पास और कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो जी। पूरे के पूरे वो उस एक टावर से ही रिसीव कर रहा अच्छा है ना। सो वो रिसीव करके जब घर तक पहुंचता है, उसके बाद ही उसको दूसरे लोगों से उसके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन वो स्टार्ट करता है सीखना दूसरे लोगों से भी। जी जी जी। तो ये एक जो रिलेशनशिप है माँ और बच्चे का, खासकर ये तब से ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है जब हम बच्चे को कंसीव करते हैं, जी जी है ना। उसके बाद जब बच्चा घर पर आ गया है, जब बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो हम सोचते हैं कि हम बच्चे को ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे खाओ, वैसे खाओ। जब हम ये हाँ। इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट करते हैं, जी तो हमें क्या लगता है कि बच्चा जो है वो आपके इंस्ट्रक्शंस से सीखता है, ठीक है। लेकिन बच्चा इंस्ट्रक्शंस से कम सीखता है, बल्कि आपको देखकर ज्यादा सीखता है। अच्छा बच्चा ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखता है। ओ तो कई बार कुछ माँ बहुत परेशान होके आते हैं, मैम बच्चे को पालना मतलब बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो मेरा यही कहना होता है कि बच्चों को पालना अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे तो बहुत आसान होगा कि आप जो उसको सिखाना चाह रहे हैं बस वो आप करिए। अच्छा हाँ, और वो वही करेगा। बहुत बढ़िया। तो आप बच्चे को जो भी सिखाना चाहते हैं आप उसके मॉडल बनिए। तो जस्ट बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड। माँ बाप को बनना पड़ेगा हाँ, ऑफ बच्चे के कोर्स। सामने। आप कैसे बात कर रहे हैं वो देख रहा है। आप जब बात कर रहे हैं तो एक पति पत्नी बात कर रहे हैं, बट बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है मेरे माँ बाप कैसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम कई बार भूल जाते हैं, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े होने लग जाते जी हैं। जी जी। तो बच्चा वो ये जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी वो घर से ही सीख रहा है कि अब जब वो अपने किसी साथी के साथ में बात करेगा तो वो हो सकता है जो उसने ऑब्जर्व किया हो वो उसी तरीके से बात करेगा। अच्छा जो येलिंग करना, जी जी जो गुस्से से बात करना या डिसरिस्पेक्ट से बात करना, जी अगर इस तरीके के कुछ व्यवहार बच्चा देखता है घर पे, जी। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की वही कंप्लेंट्स आपको सुनने को मिल रही हैं कि आपके ओह। बच्चे ने ऐसा किया, आपके बच्चे ने वैसा किया। ओह फिर हम अपने व्यवहार पर फोकस करने की बजाय हम बच्चे को डांटने लगते हैं या मारने लगते हैं या इस तरीके से क्रोधित होने लगते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। बट आप उस छोटे से बच्चे के जहन को समझिए कि वो उसके सामने दो चीज़ें हैं। एक तो जो वो सुन रहा है कि ये व्यवहार गलत है, जी बट वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये व्यवहार तो हो रहा है। तो वो कैसे उसको सामंजस्य एक्सेप्ट है करेगा हाँ, कि क्या चीज़ सही है और क्या correct। चीज़ गलत है। जो आप बोल रहे हैं उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा। अब जो उसका स्वयं का अनुभव है जो वो अपनी आँखों से ले रहा है, अनुभव तो सिर्फ कहकर नहीं लिया जाता, जी देखकर भी, देखकर साइलेंटली भी लिया जाता है। तो जो वो साइलेंटली जिस चीज़ को, जिस अनुभव को वो ग्रहण कर रहा है, उसको नकारे कैसे, क्योंकि वो तो उसका स्वयं का अनुभव है ना। जी 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 तो इसलिए जो बच्चा है वो देखकर सीखता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जस्ट बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, वट एवर यू, आप उनको जो भी सिखाना चाहते हैं आप उनको करके दिखाओ बस। ये प्रयोग किस तरह से करना चाहिए? तो इसका प्रयोग यही है कि आप अपने बच्चे के साथ में, सिर्फ बच्चे के साथ में प्यार से बात मत करिए, अपने आसपास के जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, आपके रिलेशंस हैं, बच्चों के सामने बिल्कुल उनके साथ भी आप वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपको भी तो ये चीज़ पता है कि हाँ ये व्यवहार सही है, जी तभी जी आप वो बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो व्यवहार आपको सही लग रहा है और जो आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, बस उसका उपयोग करना शुरू करिए। साइकोथेरेपी में
जी, ध्यान का भी स्थान है, जो हमारे बिल्कुल। पुरातन संस्कृति से चली आ रही एक प्रक्रिया ध्यान की, जी, धारणा की, जी, तो आपकी इस थेरेपी में वो शामिल है या ध्यान का किस तरह से उपयोग करते हैं जी, आपके यहाँ? जी, बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम थमना सीख जाएँ, जी, तो थमने के लिए जब हम कहते हैं कि आप थोड़ा-सा ध्यान करिए, जी। तो ध्यान करने का मतलब होता है कि हम जस्ट आँख बंद किए हैं हुँ। और कहीं एक जगह पर ध्यान लगाकर हम बैठ जाएँ या हम जी, कोई म्यूज़िक लगाकर सुन लें। इन जनरल टर्म्स में हम उसको मेडिटेशन उसको कहते कहते हैं, हैं, आम धारणा यही है। है हाँ। ना? लेकिन जैसे कि अभी हम दोनों बात कर रहे हैं जी, किसी जी, विषय पर, जी। ये भी ध्यान है हमारा, अच्छा, क्योंकि हम कंप्लीटली वी आर फोकस्ड ऑन हमारा टॉपिक, विषय पर हम विषय केंद्रित पर हैं। हम केंद्रित हैं। बिल्कुल। तो जब आप किसी बात पर केंद्रित हो जाते हैं तो वही ध्यान है। आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है, कोई आवाज़ सुनाई दी, इसका मतलब आपका ध्यान है, तभी जी, आपको वो सुनाई दिया, बिल्कुल। है ना? तो बस इतना ही करना होता है कि हमें डे टू डे लाइफ में आप बहुत जल्दी समझ जाएँगे कि कहाँ पे आप डिसोरिएंटेड थे और कहाँ पर आप फ़ोकस्ड थे। जी, तो जी। जिन बातों का आपको ध्यान है कि ये चीज़ हुई है, वो ध्यान है, और जो चीज़ें अरे ये तो मेरे ध्यान से निकल गया, इसका मतलब है वहाँ पर आप ध्यानावस्था में नहीं थे, है वाह, ना? वाह! हाँ, दूसरी बात ये जो मेडिटेशन आजकल चलन में है हाँ, ये हाँ। शब्द बहुत ज़्यादा, जी, बट हाँ, उसका हम एक ऐसा प्रयोग जो मैंने बहुत सारे अपने पेरेंटिंग वर्कशॉप में एक्सरसाइज करने दी है, जिसका फ़ायदा भी लोगों को मिला है, वो ये है कि 5 मिनट 10 मिनट कम से कम आप सुबह बहुत स्टेबल होकर अपने आप को देखें। सिर्फ स्वयं पर होने वाले जो आपके भीतर जो सेंसेशंस हो रहे हैं उसको जस्ट फ़ोकस करिए। 5 मिनट का ध्यान आप अपने स्वयं के साथ में लगाइए, उठने के तुरंत बाद या जैसा भी आप करें। अच्छा, जब भी अगर उचित। आप उठते सार 5 मिनट बैठ जाएँ तो बहुत अच्छा। इसमें किसी खास तरीके से बैठना होगा कि बिल्कुल शांत बैठ कर के? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको कोई स्पेसिफ़िक पोस्चर की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेसिफ़िक प्लेस की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको ऐसा कुछ एनवायरनमेंट बनाने की, या आप कह लें कि एम्बियंस बनाने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं है। जस्ट आप उठे हैं ज़ीरो और थॉट, कहते हैं कि ज़ीरो थॉट होना चाहिए, विचार विहीन हो जाइए, वो कैसे होगा? विचार विहीन, तभी तो ध्यान हाँ, हाँ, हाँ। वो की प्रक्रिया पूरी होगी। विचार विहीन एक अगर हम यूँ कहें कि विचार विहीन हो जाइए तो पॉसिबल नहीं है। नहीं है, संभव नहीं है। हाँ, करेक्ट? हाँ। हाँ, विचार विहीन होने के लिए हम स्ट्रगल करने लगते हैं, राइट? बिल्कुल, जी, जी। तो विचार विहीन कैसे हुआ जाए, सिर्फ जो आ रहा है और जा रहा है उसको देखते रहिए। अच्छा। क्या होता है कि जब आप ध्यानावस्था में हम जब लेकर जाते हैं या हम ध्यान में बैठे हैं ऐसे, जी, जी। बट विचारों का आना जाना चल रहा चल है, रहा है। तो कोई एक स्पेसिफिक थॉट आता है जिसको पकड़ के हम पकड़ लेते हैं और बिल्कुल लिटरली लटक जाते हैं उस उलझ थॉट, जाते हैं उसमें। है ना? हाँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने बस वो छोर पकड़ लिया तो सो दिस इज अ बलून, इज आपका थॉट है जी, और जी। आप उसके साथ चले जा रहे हैं, फिर वो जहां आपको लेकर जा रहा है। जी, जी। सो जो चेन ऑफ थॉट्स स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ये भी एक अभ्यास से होने वाली करके आने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैं आपसे कहूँगी कि चलिए हम अभी आंख बंद करके बैठते हैं और हमें ज़ीरो थॉट हो थॉट जाए, हाँ। स्टेट हमें हासिल हो जाएगी। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, अभ्यास करते रहना पड़ेगा, और हर वक्त आपको पहले तो अवेयर होना सीखना पड़ेगा। आप हर वक्त, यानी कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप फुल्ली अवेयर होके खाना खाएं। ये चीज़ आप देखेंगे कि आजकल मम्मी को मैंने देखा है कि ममाज जो होते हैं वो बच्चों को सेल फोन देकर बिठाकर खाना खिलाते हैं। बिल्कुल। एंड एक अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, हुँ। तो मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है उसके बिना। उसके बिना खाना नहीं खाता। हाँ, फिर आप देखिए कि उस वक्त वो बच्चे का फूड के साथ में जो कनेक्शन बनना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अनजाने ही वो खाना भीतर ठूस रहा है बस। डाल रहा है। अगर आप बच्चे से टेस्ट पूछेंगे तो वो टेस्ट नहीं बता पाएगा, राइट? आप बच्चे को पूछेंगे कि ये कैसा लग रहा है तुझे, तो वो ये अच्छा लगना या बुरा लगना नहीं बता पाएगा। जी, जी।
इस तरीके से क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो पूर्ण रूप से वही काम करो, ये सीखने और सिखाने के लिए या हमें इस चीज़ को करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो परमिंदर जी, आप भी एक माँ के रूप में रही हैं, आपके भी बच्चे रहे हैं, आपने बहुत से अनुभव भी शेयर किए हैं अलग अलग जगहों पर। तो सुबह जो आपाधापी रहती है स्कूल जाने की बच्चों की, और टिफिन तैयार करने की, उनको ड्रेसअप करने की, तो मम्मी भी उत्तेजना और चिड़चिड़ाहट में रहती है, बच्चा भी उलझन में रहता है, दबाव में रहता है। यहाँ पर जो क्लेश पैदा होता है माँ और बच्चे के बीच में, वो बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे एक अच्छा वातावरण बने। तो उसको आप किस तरह से व्यवहार में लाती रही हैं और कैसे सफल हुई हैं, ज़रा बताना चाहेंगी? जी। ये एक तो सबसे पहले हम अपने बचपन से अगर स्टार्ट करें, क्योंकि जी। हमारा अनुभव ही हमें आगे काम आता है। जी, जी। तो हमारा बचपन ऐसा था कि जपजी साहब की बाणी से नींद खुला करती थी। तो बचपना कभी भी हमने जो बहुत आपाधापी वाला बचपना नहीं देखा नहीं कि देखा स्कूल है। जाने की समस्या हो रही है या जी। डाँट खा के स्कूल जा रहे हैं। जी। हाँ, वो वाली डाँट अलग पड़ी कि आज जाने का मन नहीं है पर जाना पड़ेगा, तो उसके जी। लिए डाँट पड़ना अलग बात थी। जी। लेकिन जो उठाने वाला, जो बच्चे का उठना जो है, वो कभी भी कलह कलेश के साथ में नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर आप भी याद करेंगे जी, जी। तो बचपना कभी भी ऐसे कलह कलेश वाला उठना या स्कूल जाने के लिए तैयार होना, ये कलह कलेश उस वक्त नहीं नहीं होता हुआ था। था। वो चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी कि बाणी का सुबह सुबह घर पर गूंजना जो है वो बहुत ही आपको खुद को शांत रखता है। और एक ऐसा भी मन में रहता है ना, अभी तो पाठ चल रहा है तो हम कुछ अपने शब्दों पे हमारे अपने आप कंट्रोल आ जाता है उस टाइम। मतलब सुबह का समय किसी भी इष्ट को अगर आप मानते हैं, कोई भी ईश्वर को, हाँ, धर्म को मानते हैं, बिल्कुल, उनकी कुछ अच्छी बातों को बिल्कुल, सुनिए। बिल्कुल। आप भजन है, अपनी गीत अपनी है, बाणी लगा जपू जी लीजिए, साहिब है। अपने भजन लगा लीजिए, अपना पाठ लगा लीजिए। हाँ। कुछ भी नहीं है तो बहुत ही प्यारे-प्यारे म्यूज़िक हैं हमारे जो इंस्ट्रूमेंटल हैं, जी, जी। आप उनको लगाकर पहले तो उस एनवायरनमेंट को बहुत वैसा आप बना लीजिए बना लीजिए, पीसफुल। तो दिमाग आधा उसमें शांत हो जाता हाँ, है। और आप देखेंगे कि मम्मी वो उसी प्यार के साथ बच्चे को सिर पे हाथ फेर कर ही उठाएगी। अच्छा। बच्चा एक बार में नहीं उठा, तीसरे बार में ज़रूर उठ जाएगा। जी, जी। तो वहाँ पे हमें बहुत भाग-दौड़ वाला माइंडसेट बनाने की बजाय बहुत आराम-आराम से भी अगर आप काम करते हैं, तो बल्कि आप जब आराम से काम करेंगे तो आप देखेंगे कि वही 1 घंटा जो आप बहुत आपाधापी में निकाल रहे थे, जी, जी। वो सब करने के बाद जो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, जी। परेशान हो रहे थे, थक गए, जी। लो एनर्जी हो गई, जी। अगर आपने वही कार्य इस एनवायरनमेंट के साथ में शुरू किया, बहुत शांति से शुरू किया, तो आप देखेंगे कि बल्कि आपके पास में शायद 10 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे, अच्छा। बच्चे को भेजने के बाद में जी, भी। जी। तो ये बच्चों के साथ-साथ मुझे अपने ऊपर भी अप्लाई किया हुआ है, जिसको कि अच्छा। मैंने बाद में लोगों के साथ में शेयर किया और हाँ, वर्कशॉप में इसका पेरेंट्स को ये टास्क के तौर पर दिया था कि आप अच्छा। 1 वीक ऐसा करिए जी। और फिर मुझे फीडबैक भेजिएगा। क्योंकि जब मुझे जॉब पर जाना हो, जी। तो शुरू में ऐसा होता था जब नई-नई जॉब लगी थी उस टाइम, बहुत जल्दी काम करना। जी। एक दिन ऐसा लगा कि ओके, आज मैं आराम-आराम से काम करके देखती हूँ। अच्छा। ऐसा किया, बहुत अच्छा लगा, उस दिन भी बड़ा अच्छा गया क्योंकि बड़े आराम-आराम से काम किया, टाइम से काम पे भी पहुँच गए। ऐसा जब अभ्यास करने लगे, तो मैंने पाया कि मेरा काम समय से पहले ही ख़त्म हो जा रहा है और जो मेरा मूड है वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा। तो आप उस हैप्पीनेस के स्टेट को कैसे बरकरार रख सकते जी। हैं, तो इनमें आपका जो दिन का शुरुआत होना है, जी। वो बहुत मायने रखता है कि वो कैसे होता है। तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें कि उठते सार अपने एनवायरनमेंट पे ज़रूर काम करें, स्वयं पे ज़रूर काम करें और या पीसफुल होगा फिर मॉर्निंग। आज के युवक और युवतियों को करियर की बहुत चिंता होती है, और वो करियर कैसा बने, किस दिशा में जाएं, इस तनाव और दबाव में रहते हैं। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन्हें कौन सा रास्ता ज़्यादा सही उनके लिए होगा? उन्हें कैसे अपने लाइफ स्टाइल को रखना चाहिए, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल। जो बच्चे करियर और अपने इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कैसा करियर होगा पता जी, नहीं, जी। हमारा फ्यूचर कैसा होगा।
सबसे पहले तो वो अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर लगाएं, जी। स्वयं की स्किल्स को देखें, स्वयं की क्षमता को पहचानने पे अपना ध्यान लगाएं, ना कि रेस का हिस्सा बने और ना कि दूसरे की सक्सेस को देखकर जी, पीयर जी। प्रेशर में ना आए जी, जी। कि किसी और को अगर कुछ हासिल हुआ है तो उतना ही मुझको भी हासिल करना है। जी। यस, आप अपना टारगेट सेट करिए, पर स्वयं की क्षमता के आधार पर करिए। जब फोकस कैसे करें वो पढ़ाई पे, कंपटीशन एग्जाम पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर फोकस करने के लिए क्या कोई आपके साइकोथेरेपी में या कोई ऐसा तरीका है? जी, इसमें क्या होता है कि देखिए ज्ञान की तो बहुत बाढ़ आई रखी है। जी। आप गूगल करते हैं, ईच एंड जी। एवरीथिंग यू विल गेट ईज़िली, एंड हम बच्चों को आदत पड़ गई है कि कुछ जी। जानना हो तो गूगल कर लेते हैं। जी। और हर एक बात इमीडिएटली उनको हर चीज़ का आंसर जानने की इच्छा भी होने लगती है। सो आप कैसा ज्ञान ले रहे हो, नॉलेज आप कैसा ले रहे हो, इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी बात नहीं है। जरूरी नहीं है। करेक्ट। जी। सो टू मैनी थिंग्स टुगेदर करना वो भी एक अच्छी बात नहीं है। और जी। बहुत सारा नॉलेज लेना, हर चीज़ का छोटा नॉलेज मुझको हो जाना चाहिए, ये भी आवश्यक ये भी नहीं है। तो आवश्यक इसका नहीं भी है। प्रेशर अपने ऊपर ना लें, ना लें। जी। है ना। सो जो बेसिकली जो मैं आपसे कह रही हूँ बार बार कि अपनी यूनिकनेस को पहचानिए, ये बड़ी बात है। अपनी यूनिकनेस को पहचानिए, क्योंकि ईच एंड एवरीबडी इज यूनिक। हम दो भाई भी एक जैसे नहीं हैं, दो बहन भी एक जैसे नहीं है। तो हम कहते हैं ना, एक माता पिता के बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। जी, जी। तो हम सब यूनिक हैं, अपनी यूनिकनेस को पहचानिए। अब रही बात फोकस करने की, तो आपका तो देखिए दायरा वहीं सिमट गया जब आपने आपके पेरिफेरी में या आपके सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें हो रही हैं, जब आप जी। उन पर से ध्यान हटाकर अपने ध्यान का केंद्र स्वयं को बना लेते हैं, तो आप वैसे ही फोकस हो जाएंगे, जी, बहुत अच्छी बात। है ना। अब इस कमरे में बहुत सारी लाइट है, हम्म। पूरा कमरा रोशन है, एक कैंडल जला देंगे, मुझे उस कैंडल की लॉ को फोकस करना है। मान लीजिए वो लॉ मेरी लॉ है, तो फोकस करने का दायरा सिमट गया। सिमट तो गया। थोड़ी देर बाद मुझे ये कमरे की रोशनी इतनी शायद ना दिखाई दे जितनी कि मुझे सिर्फ वो कैंडल की रोशनी दिखाई देगी। रोशनी होते हुए भी उस ध्यान उस कैंडल पर किया जा सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी आप स्वयं पर अगर ध्यान करते हैं केंद्रित, तो आपका फोकस बहुत बढ़िया हो जाएगा। मनोविज्ञान में ईश्वर विषयक धारणा को मान्यता है? सॉरी, मनोविज्ञान में आस्था और ईश्वर विषयक अच्छा। धारणा कि हम हाँ, हाँ। ईश्वर पर विश्वास करें, हम्म, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी परम सत्ता है, क्या मनोविज्ञान जो आपका क्षेत्र रहा है इस पर विश्वास करता है? सी, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि ये आस्था का विषय जो होता है ये आपके स्वयं पर निर्भर करता है। करेक्ट। जी। मनोविज्ञान जो है वो ये नहीं कहता कि आप ईश्वर को मानकर हर चीज़ें करें, है ना। जी। क्योंकि ये एक तरीके का विज्ञान है। इट इज़ जस्ट लाइक एक साइंस जिसको आप कहते हैं, जैसे आप अलग अलग साइंस है, आप चाहे भौतिक विज्ञान ले लीजिए या रसायन विज्ञान ले लीजिए, सिर्फ मनोविज्ञान उतना ही है। मनोविज्ञान एक सीमित क्षेत्र है। अच्छा। बट अगर आप आप बात करते हैं गॉड की, प्रभु की, ईश्वर की, तो वो एक वृहत है, वो विस्तृत है, यानी सभी कुछ वही ही है जैसा हम कहते हैं, राइट। जी, जी। सो मनोविज्ञान जो है वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र की बात करेगा। अच्छा। कि मनोविज्ञान आपकी मन स्थिति पे, आपके होने वाले भावों के बारे में, आपके होने वाले विचारों के बारे में और आपके व्यवहार के बारे में बात करता है। मेरा सवाल ये था परमिंदर जी कि ठीक है, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार को, उसके स्वभाव को समझने की कोशिश करता है, समाधान भी दे रहा है जैसे आप थेरेपी से देती है। इस समाधान में हमारी वो ईश्वर विषयक धारणा, हमारी गहरी सनातन मूल्यों की अवधारणा जो है वो काम आती है, वो उसका आप इस्तेमाल करती हैं, ये मैं जानना चाह रहा था। जी, बिल्कुल ये काम आती है, क्योंकि आज जो मॉडर्न साइकोलॉजी जो है आज की, अगर आप हमारे जितने पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने ये बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में किया जब पोस्ट ग्रेजुएशन, तब समझ में आया कि ये महात्मा संत आत्माओं ने तो इस बारे में बहुत पहले से हमें जानकारी दे रखी है। जी। बट अब ये मॉडर्नाइज्ड होकर हमारे सामने फिर से आया है। अच्छा। है ना। तो इन सब का ज्ञान जो है
ये हमारे पहले से पुराण और जो हमारे डिफरेंट अपने ग्रंथ हैं, जी, होली जी। ग्रंथ्स जितने जी, हैं, जी। इनके बारे में तो बहुत पहले से कहा जा चुका है। अच्छा। बस अब ये है कि वो बहुत अलग-अलग ऑर्नामेंटल होकर और अलंकृत होकर हमारे सामने आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ये इन्होंने कहा, बट अब उसको देखेंगे तो ये हज़ारों साल पहले हमारी संस्कृति का ये हिस्सा रहे हैं। अच्छा, बहुत से परेशान हाल, तनावग्रस्त और दुखी और निराशावादी लोग आपसे मिलते हैं। जी। आपका आप पर उनका असर होता है? आप कैसे बचती हैं उस नकारात्मकता से? खुद को कैसे बचाती हैं? जी। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ-कुछ लोगों का के साथ के उनकी भावनाओं के साथ आप अटैच हो जाते हैं। जी, जी। सी हम मनोविज्ञान हम भी उन्हीं की तरह एक मनुष्य हैं जी। और हमारे अपने भी एक जर्नी रही होती है जी, हमारे जी। जीवन में। हम भी बहुत समस्याओं का सामना करते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ-कुछ समस्याएँ ऐसी आती हैं जो बहुत आप एसोसिएट हो जाते हो जी, उससे। जी। ओह! इट इज़ जस्ट लाइक दैट सो अ, आपकी अवेयरनेस यही जो मैं आपको कह रही हूँ कि हर कार्य को अगर आप चैतन्य अवस्था में आप कॉन्शियसली करते हैं, तो आप इमीडिएटली डिसएसोसिएट कर पाते हैं खुद जी, को। जी, जी। तब आप इमीडिएटली समझ में आता है कि नहीं, इस समस्या का समाधान जो है वो मुझे करना है, ना कि समस्या का हिस्सा बन जाना हिस्सा है। बन जाना है। है ना? तो वो कभी-कभी प्रभाव ज़रूर आता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि हम प्रभावित नहीं होते हैं, हम प्रभावित होते हैं बट येस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम जो चीज़ों को ईश्वर ने हमें सिखाया है उसका उपयोग किया करते हैं और इस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं, जिसमें ध्यान ऑफ कोर्स बहुत मायने हेल्प करता है जी, ध्यान उस जी, पे जी, जी। और गुड रीडिंग आप अपने जब अच्छी रीडिंग करते हैं, अच्छी बातों को पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों का भी आप पर बहुत प्रभाव पड़ता है और ये बहुत नकारात्मक से बचा के रखता है आपको। तो इस दिशा में आपकी प्रिय किताबें कौन-सी हैं? कौन-सा साहित्य आपको ज़्यादा अपील करता है, आप ज़्यादा पढ़ना चाहती हैं, आपकी प्राथमिकता में है? ओके, सो इसमें ऐसा रहता है कि कोई मैं एक पर्टिकुलर बुक तो नहीं बता पाऊँगी हाँ, फिर क्योंकि भी। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिन्होंने आपको हमें पढ़ने के बाद में लाइक इट्स अ लाइफ चेंजर जैसे जी, वो जी। रहे हैं। सो हज़रत इनायत अली ख़ान को जब मैंने पढ़ा था उनका द मिस्टिसिज्म ऑफ साउंड और इस तरीके से उनकी कुछ किताबें सिर्फ़ साउंड पे ही थी, अच्छा। है ना? और आई मीन जब उसको पढ़ा था तो इट वाज़ लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस था और उस किताब को एक्चुअली मैंने जंगल में ही रहकर पढ़ा था और आई फील दैट कनेक्शन विद नेचर वाह! कि नेचर के साथ में मनुष्य को रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हम कहते हैं हम पंच तत्व से बने हुए हैं। तो पंच तत्व के साथ में आपका एसोसिएशन कैसा है ये बहुत मायने रखता है एंड दैट बैलेंस विद पंच तत्व इज़ वेरी वेरी एसेंशियल आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि हाउ टू बैलेंस इट वी वाह! शुड लर्न इट। बहुत अच्छा। प्रकृति के साथ जुड़ाव बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है और ये इतना काम आता है क्योंकि मैं ये इसका अभ्यास भी साइकोथेरेपी में ज़रूर इनकलकेट करती हूँ और बच्चों को सिखाती हूँ कि आप कैसे एक प्लांट के साथ में अपना कनेक्शन बिठाएं। वाह! तो बच्चों को पेरेंट्स को प्लांट्स लाकर उसे नर्चर करने के लिए मैं कहती हूँ कि आप इसका अभ्यास करिए, नर्चर जी। करिए इस प्लांट को। मैं हूँ सोचकर आप उससे बात करके वाह! देखिए और उसको हुँ। नर्चर करके देखिए एंड सी द डिफरेंस। आप एक प्लांट को ऐसे ही छोड़ दीजिए और एक प्लांट को फुल्ली नर्चर करिए खुद अपने आप को समझकर एंड यू कैन सी द डिफरेंस और वो आपसे बात करते हैं बिल्कुल। परमिंदर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक पेड़ से लिपट जाना, एक पौधे को स्नेह से गले लगाना, प्रकृति से खुद के साथ जुड़ाव का एक बहुत बड़ा तरीका है और ध्यान की भी एक अवस्था होती है खुद को फोकस करने जी। की। तो आपसे बातचीत करके आज हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। प्यारे दर्शकों, परमिंदर जी ने जो जानकारियाँ दी हैं, हम आगे भी उनकी सेवाएँ लेते रहेंगे और मनोविज्ञान की वृहद अवधारणा पर चर्चा करेंगे और वो काफ़ी कुछ बताना भी चाहेंगे हमें। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत। हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और परविंदर जी को बार-बार थैंक फिर यू से सो धन्यवाद, मच। थैंक आभार। यू।